देखो, प्रस्तावना, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्रस्तावना होती क्या है। संविधान की प्रस्तावना की जब हम बात करते हैं तो आप इसको उद्देश्य भी कह सकते हो, संविधान की आत्मा, संविधान की कुंजी या संविधान का निष्कर्ष भी आप इसको कह सकते हो, क्योंकि संविधान का अपने आप में एक निचोड़ है, एक निष्कर्ष है, और वो कुछ शब्दों के अंदर लिखा हुआ है, और उसे हम कहते हैं प्रस्तावना या प्रियम्बल। संविधान का हम जैसे ही पहला पन्ना पलटते हैं तो पहले पन्ने के ऊपर लिखी है संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और उसमें 88 वर्ड्स लिखे हुए हैं। प्रस्तावना में टोटल कितने शब्द लिखे हुए हैं? 88 शब्द है, लेकिन स्टार्टिंग में 88 शब्द नहीं थे। शुरुआत में शब्दों की संख्या कितनी थी? 85 थी, और वर्तमान में 88 है, यानी कि प्लस कितने हुए? 3 शब्द इसमें प्लस हुए हैं। एक वह है समाजवाद, और दूसरा वह है पंथ निरपेक्ष, और तीसरा इसमें शब्द ऐड हुआ है अखंडता। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये जो 3 शब्द है ये बाद में जोड़े गए हैं, और इंदिरा गांधी सरकार ने इन शब्दों को जोड़ा था कौन से संविधान संशोधन में? 42वां संविधान संशोधन, जो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान 1976 में हुआ है। इस संविधान संशोधन के अंतर्गत 3 नए शब्द इस प्रस्तावना के अंदर जोड़ दिए गए, और अब प्रस्तावना के अंदर शब्दों की संख्या बढ़कर कितनी होगी? 88 शब्द। तो अब ये जो 88 शब्द है वो अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए हैं। इन शब्दों में जो बातें लिखी है वो अपने आप में एक संविधान है, और आगे जो संविधान लिखा गया है इन्हीं शब्दों को इनलार्ज करके आगे संविधान में ये मुख्य प्रावधान किए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और इस राष्ट्र की एकता व अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज अपनी इस संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये है संविधान की प्रस्तावना। अब इस प्रस्तावना के अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन किस प्रकार से बन रहे हैं, देखो उस पर हम एक बार डिस्कस करते हैं। इस प्रस्तावना को हम 3 पार्ट में अलग अलग डिवाइड करेंगे, अलग अलग इस प्रकार से हम डिवाइड करेंगे। ये जो प्रस्तावना है इसका वर्गीकरण हम करते हैं। आपको प्रस्तावना रटने की आवश्यकता नहीं है, आपको तो बस ये पता होना चाहिए कि कौन से शब्द का मीनिंग क्या है, या प्रस्तावना में कौन सा शब्द आया है, कौन सा शब्द नहीं आया है। आपको मैं क्वेश्चन पूछता हूं, आप बताइए प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार आया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार? 2 बार भारत शब्द आया है। प्रस्तावना में शिक्षा शब्द कितनी बार आया है? शिक्षा 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार? 0 बार, 0 बार। शिक्षा शब्द 1 बार भी नहीं आया है, या कहीं भी शिक्षा लिखा हुआ नहीं। प्रस्तावना में पूंजीवाद शब्द कहां पर लिखा हुआ है ही नहीं। पूंजीवाद, सामाजिक विकास, शिक्षा, इस प्रकार के शब्द कंफ्यूज करने के लिए पूछे जाते हैं, जो प्रस्तावना के अंदर नहीं है। देखिए, प्रस्तावना में हम ये कह सकते हैं इसके मूल तत्व 4 है। प्रस्तावना के फंडामेंटल एलिमेंट यानी कि मूल तत्व कितने हैं? 4। अब ये 4 मूल तत्व क्या कह रहे हैं, देखो पहला जो मूल तत्व है वो कह रहा है संविधान की शक्ति का स्रोत, आ जाओ, शक्ति का स्रोत
एक मूल तत्व तो ये हो गया कि इसमें हमें पता लगता है कि संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है। तो शक्ति का स्रोत यानी कि सोर्स ऑफ पावर, अगर हम ये कहें कि प्रस्तावना अपने आप में या संविधान अपने आप में किताबी तो है, इस किताब के अंदर वो पावर कहाँ से आई, सोर्स ऑफ पावर क्या है, तो हम ये कहेंगे कि सोर्स ऑफ पावर जो है प्रस्तावना में वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के। ये है प्रस्तावना में शक्ति का स्रोत। अब शक्ति का स्रोत ये कैसे है, देखो इसका मतलब क्या है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इस लाइन से ये पता लगता है कि संविधान देश की जनता ने बनाया है। इस लाइन से ये पता लगता है कि संविधान देश की जनता से पावर लेता है, नहीं तो ये एक निर्जीव किताब ही तो है, इसके अंदर पावर देश की जनता दे रही है। तो इस लाइन से ही हमें इसकी पावर का पता लगता है कि ये किताब इतनी पावरफुल है, देश को चलाती है और देश को चलाने के लिए उसमें प्रमुख प्रावधान किए हुए हैं। तो हम भारत के लोग जो है ये यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से प्रेरित हैं और भारत के संविधान में इसको शामिल किया हुआ है। एक तो तत्व ये हो गया। दूसरा जो मूल तत्व है, दूसरा मूल तत्व ये कह रहा है भारत की प्रकृति, भारत की प्रकृति, नेचर ऑफ इंडिया। इस प्रस्तावना में भारत की प्रकृति का पता लगता है कि भारत का नेचर किस टाइप का है, किस टाइप की प्रकृति भारत की है। तो देखिए यहां पर हम बात करते हैं भारत का नेचर। भारत एक प्रभुत्व संपन्न है, प्रभुत्व संपन्न। भारत एक समाजवादी है, भारत एक पंथ निरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष। भारत एक लोकतांत्रिक और भारत एक गणराज्य। तो ये जो शब्द आपके सामने है पांच, इन पांचों शब्दों का अर्थ ये है कि ये कह रहे हैं कि भारत किसी का गुलाम नहीं है। भारत में संसाधन सरकार इस्तेमाल करती है। इस देश में कोई विशेष धर्म नहीं है, सभी धर्म बराबर है यहाँ पर। और यहाँ पर जो सरकार बनती है वो जनता के द्वारा निर्वाचित होती है और जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। और यहाँ पर जो राष्ट्र का मुखिया है वो वंश के आधार पर नहीं बनता है। तो इसलिए कहते हैं कि ये जो पांच शब्द है, ये पांच शब्द भारत की प्रकृति को बताते हैं, नेचर ऑफ इंडिया। एक बात और मैं आपको बता दूं, ये पांच वो शब्द हैं जिनका एग्जाम में प्राय कर क्रम पूछ लिया जाता है कि प्रस्तावना में आए हुए इन शब्दों को क्रम से सजाएं। और क्रम से सजाने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। अब दूसरा इसका अर्थ पूछा जाता है। देखो यहां पर आप देख सकते हो प्रभुत्व संपन्न वगैरह। देखो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, ये पांच शब्द है। ये कह रहे हैं देखो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य बनाने के लिए, यानी कि हम भारत को ऐसा बना रहे हैं, भारत की जनता कह रही है कि हम भारत को ऐसा बना रहे हैं। और भारत उसके बाद में ये कह रहा है कि भारत के हम लोगों को ये दे रहे हैं। अब देखो तीसरा जो तत्व है वो है गोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के उद्देश्य। इसका उद्देश्य क्या है, संविधान का गोल क्या है, इसका गोल। अब इसमें कितने गोल हैं उसकी अगर हम बात करें तो यहां पर आता है
देखो, एक तो है गोल जिसको हम कहते हैं न्याय, दूसरा गोल है स्वतंत्रता, और तीसरा गोल है समता। ये 3 लक्ष्य है संविधान के। अब 3 लक्ष्य देखो कैसे हैं। न्याय, आप यहां पर देख सकते हो न्याय कितने हैं, 3 है टोटल। न्याय यहां पर 3 है। कौन कौन से हैं? एक है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। 3 प्रकार के न्याय इसमें लिखे हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सिंपल है। उसके बाद में स्वतंत्रताएं टोटल कितनी है यहां पर? 5। स्वतंत्रताएं कितनी है? 5। और समता कितनी है? 2। स्वतंत्रता 5 कौन सी? देखो आप यहां देख सकते हो, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये 5 स्वतंत्रता आपको ध्यान में रखना है। तो ये 5 हो गए। यहां पर समता यहां पर 2 है। देखो समता ये है प्रतिष्ठा और अवसर, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, इक्वलिटी इन स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। स्टेटस क्या होता है? स्टेटस होता है अपना रुतबा, अपनी प्रतिष्ठा, अपना मान सम्मान। आप कितना भी अपना मान सम्मान बढ़ा सकते हैं, और बढ़ाने के लिए आपको अवसर चाहिए, और अवसर यहाँ देश में सब लोगों को बराबर है। आपकी यहाँ उपस्थिति बताती है कि आप अपनी प्रतिष्ठा, अपना स्टेटस बढ़ाना चाहते हो। व्हाट्सएप पे लगाते हो ना स्टेटस, तो स्टेटस आप किसी का देखते हो, आप किसी दूसरे का स्टेटस देखने से पहले अपना स्टेटस उससे अच्छा बनाने की कोशिश करें। देश का संविधान आपको समान अवसर देता है अपना स्टेटस बनाने का, और हर आदमी प्रयास करता है, हर व्यक्ति प्रयास करता है कि मेरा स्टेटस, मेरी प्रतिष्ठा अच्छी हो, मेरा मान सम्मान अच्छा हो। तो सब लोगों को देश में समान अवसर मिलेंगे, ऐसा संविधान हमें अधिकार दे रहा है। तो ये तो हो गए 3 तत्व। अब हम बात करते हैं चौथे तत्व की, और चौथा और लास्ट जो तत्व है वो है संविधान की स्वीकारोक्ति। एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि स्वीकार किया गया। अब संविधान को स्वीकार कब किया गया? 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। बिल्कुल सिंपल है। तो संविधान की जो स्वीकारोक्ति है वो इसमें पता लगती है हमें, इस प्रस्तावना के अंदर जो लिखा हुआ है आप यहां पर देख सकते हो कि 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा का मतलब होता है सब लोग मिलकर इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अंगीकृत यानी कि एडॉप्ट करना, किसी चीज को सामान्य रूप से अपना लेना अंगीकृत कहलाता है। और अधिनियमित का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं अधिनियम को इनेक्ट करना। इनेक्ट का मतलब होता है कानूनी रूप से किसी को अपना लेना। और आत्मार्पित का मतलब होता है टू ओवर सेल्फ। इसका मतलब ये होता है कि आप पूरे विश्वास के साथ अपना रहे हो। अब देखो, अगर आपने तीनों तरीकों से संविधान को अपना लिया तो आप इसकी किसी भी बात को नकार नहीं सकते। आपकी यस होनी चाहिए हर जगह संविधान में। संविधान के तहत बनने वाले कानूनों में आपकी सहमति है। कोई ये कहे नहीं मैं काम नहीं करूंगा संविधान के अनुरूप, मैं तो लेट ही आऊँगा, मैं हेलमेट नहीं पहनूंगा, आप इधर आओ, हेलमेट नहीं पहनोगे? नहीं पहनूंगा। अब देखो, पुलिस हेलमेट नहीं पहनने पर जुर्माना लगाती है, क्यों? और आप जुर्माना देते हो, क्यों देते हो? क्योंकि आपने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया हुआ है। देश की पूरी जनता ने किया है। सबसे ऊपर देखो लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग
अब इसके तहत हम ये करते हैं और आप लोगों ने संविधान को ये कर दिया, अपना लिया, तो संविधान के तहत सरकार कोई भी काम करेगी तो आप सब लोगों की सहमति होगी, क्योंकि आप साइन कर चुके हो इसमें। इसका मतलब ये है। चलिए देखते हैं आगे इसमें इन शब्दों का हम अर्थ समझेंगे। हम भारत के लोग ये क्लियर हो गया। प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है किसी के अधीन नहीं होना, किसी का गुलाम नहीं होना। आंतरिक और बाहरी रूप से जो देश स्वतंत्र होता है उसे कहते हैं प्रभुत्व संपन्न। देखो, खाली लिखना ही प्रभुत्व संपन्न नहीं होता है, हमें प्रैक्टिकली बनना भी पड़ता है और दूसरे देश भी हमें स्वीकार करे कि हाँ ये देश प्रभुत्व संपन्न है। आंतरिक और बाहरी रूप का मतलब ये होता है आंतरिक रूप से सरकार जो भी काम करे इस देश की जनता उसको एक्सेप्ट करेगी। आपने एक बात सुना होगा, नक्सलवादी, भारत में नक्सलवादी बहुत बड़े चरम स्तर पर है और वो कह रहे हैं कि 2050 तक इस देश में नक्सलियों की सरकार बनेगी, ये संविधान हम खत्म कर देंगे, ये संसद, पार्लियामेंट, न्यायपालिका ये नहीं चलेगी। ये गलत तरीके से आपने स्थापित किया है। तो सरकार कोई कानून बनाती है और नक्सलवादी कहते हैं ये हम मानने वाले नहीं है, तो देश की आंतरिक संप्रभुता खतरे में है। इसे कहते हैं आंतरिक संप्रभुता खतरे में होना। देश के अंदर कोई एक ऐसा वर्ग जो सरकार के नियम और कानूनों को यह कहे कि हम नहीं मानेंगे, जो उखाड़ना है वो उखाड़ लो, हम नहीं मानेंगे, ये संप्रभुता के खिलाफ। और संप्रभुता कहते हैं कि आप जो भी करोगे देश में सब लोग उसको स्वीकार करेंगे। आंतरिक संप्रभुता ये होती है, जो स्वीकार नहीं करे उनको दंडित कर सकती है गवर्नमेंट। बाहरी संप्रभुता क्या होती है? कोई दूसरा देश हमें ये आदेश नहीं दे सकता कि आप ये कानून बनाओ, आप कृषि विधेयक लाओ, आप 3 तलाक लाओ। भारत को किसी दूसरे देश ने कहा है कि आप 3 तलाक का बिल पास करवाओ? नहीं कहा। अमेरिका ने कहा है कि आप इन लोगों को हेलमेट लगवाओ? नहीं कहा। तो ये हमने अपने देश में अपनी सरकार ने अपनी जनता के हितों को देखते हुए काम किया है। दूसरा देश आंतरिक हस्तक्षेप नहीं करे उसे हम कहते हैं बाहरी संप्रभुता। तो संप्रभुता का मतलब आप समझिए समाजवादी। समाजवादी में समाज और वादी, सोशलिज्म या सोशलिस्टिक, इसका मतलब ये होता है कि समाज के सभी लोगों का समान विकास करने के लिए जो संसाधन होते हैं उनको इस्तेमाल सरकार खुद करे। फॉर एग्जाम्पल, सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, सरकारी बस, सरकारी कंपनी, दैट इज सोशलिज्म। ये समाजवाद है। समाजवाद को समझने के लिए आपको इसका विपरीत देखना पड़ेगा कि इसका विपरीत क्या है। इसका विपरीत है पूंजीवाद, कैपिटलिज्म। पूंजीवाद का मतलब ये होता है कि संसाधन वहां प्राइवेट लोग इस्तेमाल करेंगे। प्राइवेट लोग, प्राइवेट अस्पताल, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट बस, प्राइवेट प्राइवेट प्राइवेट, पी प्राइवेट पूंजीवाद, स सरकारी समाजवाद, स सरकारी समाजवाद, पी पूंजीवाद प्राइवेट, यानी कि पूंजीवाद प्राइवेट होता है और सरकार समाजवाद सरकार होता है। तो समाजवाद और पूंजीवाद आपको पता होना चाहिए। संविधान के अंदर समाजवाद लिखा हुआ है, लेकिन हम पूर्णतः 100% समाजवादी नहीं है। हमारे देश में लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब ये होता है कि यहां पूंजीवाद भी होगा साथ में समाजवाद के साथ। आप देख लीजिए, एक तरफ प्राइवेट स्कूल है, एक तरफ सरकारी स्कूल है, एक तरफ सरकारी हॉस्पिटल है, एक तरफ प्राइवेट हॉस्पिटल है। तो ये लोकतांत्रिक समाजवाद है, यानी कि समाजवाद का एक फ्लेक्सिबल पैटर्न है, नया रूप। आप सीधे बैठ जाओ, गिर जाओगे पीछे। अब देखो, पंथ निरपेक्ष। पंथ और निरपेक्ष, निरपेक्ष का मतलब होता है पंथ से अलग रहना या धर्म से अलग रहना। इसको आप धर्म निरपेक्ष भी कह सकते हो, लेकिन पंथ निरपेक्ष जो है धर्म निरपेक्ष से ज्यादा ब्रॉड है। उसमें धर्म के साथ साथ पंथों को भी समाहित किया गया है। कबीर पंथ, दादू पंथ, ये संप्रदाय, वो संप्रदाय, तो उनकी निरपेक्षता है। और इसकी परिभाषा होती है कि देश का कोई विशिष्ट धर्म न होना और सभी धर्मों को समान दर्जा देना। लोकतांत्रिक, लोक और तंत्र दो शब्द है यहां पर, एक है लोक और दूसरा है तंत्र। देखो,
आपको लोकतंत्र को समझना है। लोक और तंत्र, लोक का मतलब क्या होता है? जनता, और तंत्र का मतलब क्या होता है? व्यवस्था। व्यवस्था या आप कह सकते हो सरकार या सिस्टम। देश में व्यवस्था को चलाने वाले लोग, ध्यान से सुनना, देश में इस व्यवस्था को चलाने वाले लोग होते हैं मंत्री, और वो जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं। देश में शासन को चलाने वाले लोग जनता के प्रतिनिधि होते हैं, उससे कहते हैं लोकतंत्र। दुनिया में लोकतंत्र की पहली परिभाषा किसने दी थी? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन ने दुनिया को पहली बार ये बताया कि जनता के लिए, जनता द्वारा शासन लोकतंत्र होता है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि भारत में लोकतंत्र कौन सा है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? टू टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, दो प्रकार की लोकतंत्र। लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं। एक लोकतंत्र होता है प्रत्यक्ष, और दूसरा लोकतंत्र होता है अप्रत्यक्ष। आप बताइए भारत में कौन सा है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या दोनों? आपने अगर ये कहा है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र तो आपका आंसर गलत है, और अगर आपने ये कहा है कि दोनों है तो भी आपका आंसर गलत है। अब आप क्या कहोगे? अब आपके पास एक ही ऑप्शन है। मैं तो कहूंगा भाई अप्रत्यक्ष कोई मान लें, तो अप्रत्यक्ष बिल्कुल राइट। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, देखो आप अब इसको समझो कि कैसे होती है डेमोक्रेसी। जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं, ऊपर तंत्र है और नीचे लोक है। तंत्र जब काम करता है तो किसको पूछता है? सीधे डायरेक्ट जनता को या जनता की चुने हुए प्रतिनिधियों को? देखो यहां पर जनता है, यहां जनता के प्रतिनिधि है, और ये सरकार है। सरकार जनता के प्रतिनिधि और जनता, सरकार जनता के प्रतिनिधि जनता, और सरकार कोई बिल पास करेगी तो यहां प्रतिनिधियों से करवाएगी या जनता से करवाएगी? प्रतिनिधियों से करवाएगी। तो बस इसे कहते हैं इनडायरेक्ट, यानी कि इनडायरेक्ट जनता पास करती है, इनडायरेक्ट जनता की सहमति होती है। तो भारत में ही क्यों, दुनिया में एक देश को छोड़कर बाकी सब में है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। एक देश ऐसा है जिसने आज भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो किया हुआ है, और उस देश का नाम है स्विट्जरलैंड। यूरोप में एक छोटा सा देश है, पढ़ा लिखा देश है, अवेयर जनता है, और सिस्टम और राजनीतिक व्यवस्था को समझती है, और वहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। लेकिन बाकी देशों में अप्रत्यक्ष है, और भारत में तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहां जनता को इतनी समझ नहीं है। हाँ, हो सकता है आने वाले टाइम में धीरे धीरे हो जाए, लेकिन फिलहाल जिस क्षेत्र में, जिस देश में जनता वोट देने से पहले ये पूछती है कि मेरी जाति का है क्या, मेरे धर्म का है क्या, ज्यादा प्रचार किया है क्या, गुंडे अपराधी इस टाइप के लोग भी चुनाव जीत लेते हैं पैसा फेंक कर, तो वहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र बिल्कुल सक्सेस नहीं हो सकता। आप जनता से जहां पैसा देकर वोट डलवा सकते हो, वहां तो आप सरकार भी तो गिरवा सकते हो पैसा देकर। तो जिसके पास पैसा है उसकी सरकार होगी फिर तो। इसलिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी भारत में नहीं हो सकती। बाकी छोटे स्तर पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी हम फॉलो कर सकते हैं, जैसे पंचायती राज में एक ग्राम सभा है। ग्राम सभा एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, जहाँ पर गांव की जो सरकार है, जिसका मुखिया सरपंच है, वो डायरेक्ट जनता से मिलता है, डायरेक्ट जनता से पूछता है वो अपने काम करने के लिए। चलिए, तो ये तो हो गया लोकतंत्र। आगे हम बात करते हैं गणतंत्र की या गणराज्य। अब आपको ये समझना है रिपब्लिक स्टेट, गण और राज्य क्या होता है। देखो, गण का मतलब होता है जनता, गण का मतलब क्या होता है? जनता, और राज्य का मतलब होता है देश। अब देखो, देश का जो मुखिया होता है उसको हम क्या कहते हैं? राष्ट्रपति।
राष्ट्रपति हमारे देश में राष्ट्राध्यक्ष होता है और वो गण के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, वंश के आधार पर वो नहीं आता है। अप्रत्यक्ष वो क्या होता है? निर्वाचित होता है। जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष अप्रत्यक्ष निर्वाचित हो और वंश के आधार पर न हो, उसे हम कहते हैं रिपब्लिक स्टेट या गणराज्य। तो भारत एक गणराज्य है। ये गणराज्य की जो प्रेरणा है, वो प्रेरणा हमें कौन से देश से मिली, आप बता सकते हैं? ये प्रेरणा हमें मिली है फ्रांस। ये प्रेरणा हमें फ्रांस से मिली गणराज्य की। चलिए, तो उसके बाद में हम बात करते हैं सामाजिक न्याय क्या होता है। सामाजिक न्याय या सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस, देखो न्याय की जब हम बात करते हैं, न्याय, उस न्याय का मतलब होता है बराबर। किसी को बराबर कर देना ही न्याय है। समाज में बराबर का मतलब है धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, क्षेत्र, नस्ल के आधार पर किसी के साथ भेदभाव न करना ही सामाजिक न्याय। सिंपल एकदम। तो सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस कहता है कि भेदभाव में रोक, भेदभाव में रोक ही सामाजिक न्याय है। संविधान के अनुच्छेद 15 में लिखा हुआ है कि केवल धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि सामाजिक न्याय को इंप्लीमेंट किया है अनुच्छेद 15 में, मूल अधिकार है ये। उसके बाद में दूसरा न्याय कौन सा है? आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय, इकोनॉमिक जस्टिस। अब देखो आर्थिक न्याय क्या होता है। आर्थिक में अर्थ शब्द जो होता है, अर्थ का मतलब होता है संसाधन। संसाधन इस प्रकार से मिले लोगों को कि गरीबी और अमीरी का जो गैप है वो खत्म हो जाए, उसे हम कहेंगे आर्थिक न्याय या इकोनॉमिक जस्टिस। अगर एक देश में गरीब ज्यादा है तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो धन कहां चला गया? अमीरों के पास। कभी ऐसा हो सकता है कि गरीबी बिल्कुल जीरो हो जाए? आज तक तो हुआ नहीं। ऐसे मैंने एक बार क्लास में पूछा, गरीबी को मिटाने के आप तरीके बताइए। अलग अलग प्रकार से स्टूडेंट ने अपने अपने जवाब दिया। किसी ने कहा कि हम सरकार की योजना बनाएंगे, ऐसे भ्रष्टाचार को रोक देंगे। किसी ने कहा कि हम नोट छाप देंगे, नोट छाप कर बांट देंगे, गरीबी हट जाएगी। तो आपका भी दिमाग में कुछ आइडिया इस प्रकार से आ रहा होगा कि गरीबी को कैसे हटाए। मान लो कि आप प्रधानमंत्री हो, आप देश के प्रधानमंत्री और आपको गरीबी हटानी है, तो आप कैसे हटाओगे? हैं? रोजगार, मतलब सब लोगों को रोजगार दोगे आप कैसे करोगे? रोजगार दोगे। 2000 से 3000 आए, सबको नौकरी ना, एक घर में एक को सरकारी नौकरी। और कोई दिमाग में आ रहा है विचार आपके? नहीं है? चलो, आप सबके दिमाग में विचार तो आ रहा है, लेकिन नोट छापने वाला विचार नहीं आना चाहिए कि नोट छाप के बांट दो सबको, 15-15 लाख रुपए दे दो और गरीबी मिट जाएगी। ऐसा हो सकता है कभी? नहीं हो सकता। नोट छापने से तो और बड़ी समस्या आ जाएगी। आपको गरीबी हटानी है लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, दो तरीके हैं आपके पास, या तो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। अगर आपको हमेशा के लिए गरीबी हटानी है, कंट्रोल करना है, तो आप लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाइए। गरीबी क्यों है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है लोगों के अंदर
काम करने की स्किल की कमी। वो स्किल कहाँ से आएगी? स्किल एजुकेशन से आएगी, शिक्षा से आएगी, और शिक्षा के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, और शिक्षा में क्वालिटी होगी तो बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। और लॉन्ग टर्म आप अपना आइडिया लगाएं और शिक्षा को इतना मजबूत बना दें कि हर व्यक्ति इतना काबिल हो जाए कि वो किसी भी क्षेत्र में उतरे तो फेल होगा ही नहीं, तो गरीबी धीरे धीरे अपने आप मिट जाएगी। आत्मनिर्भर होना जरूरी है इंसान को, और हम किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं तब समस्या आती है। आत्मनिर्भर, जैसे आप सब यहाँ पर बैठे हैं तो आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये हर इंसान जिस दिन सोच लेगा कि मुझे अपना काम खुद को करना है, मुझे किसी पर डिपेंड नहीं होना है, तो धीरे धीरे देश की गरीबी अपने आप ही खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारे समाज में, परिवार में देखो, बड़े परिवार जहाँ पर है, कमाने वाले परिवार के अंदर 2 या 3 लोग होते हैं और पूरे 20 लोगों की पूरी टीम जो है आराम करती है, और 2-3 लोग कमाते हैं। 20 लोगों में से 3 लोग कमा रहे हैं और 17 लोग जो है आराम कर रहे हैं, तो ये गरीबी का कारण है बड़ा। वो आराम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई स्किल नहीं है, वो उनके ऊपर 3 के ऊपर डिपेंड हो गए, और 3 के ऊपर इतना बोझ डाल दिया कि पूरे उम्र भर वही दौड़ते रहते हैं और बहुत कम उम्र में बूढ़े हो जाते हैं। तो ये बड़ी समस्या है। तो आर्थिक न्याय का मतलब ये होता है कि इसका जो गैप है उस गैप को खत्म कर देना। अगर पूरी दुनिया का धन, अमीरों का धन ले लिया जाए और सब लोगों को बराबर भागों में बांट दिया जाए, तो एक टाइम के बाद में वो धन जहाँ से आए वहाँ अपने आप ही चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके पास धन को खींचने की चुंबक है, उनके पास इतना ज़बरदस्त मैग्नेट होता है कि आपकी पॉकेट खाली करवा लेता है, और आम आदमी बहुत जल्दी भ्रमित हो जाता है। आपके पास मोबाइल है लेकिन फिर भी वो आपकी नीड क्रिएट कर देंगे, नीड को ऐसे क्रिएट कर देंगे और आपको ये रियलाइज करवा देंगे कि आपकी जो पॉकेट में मोबाइल है वो खटा रहा है, चाहे वो मोबाइल परफेक्ट चले, लेकिन वो ये बता देंगे कि अगर ये फीचर आपके मोबाइल में नहीं है तो आप खटारा मोबाइल लेकर घूम रहे हो। अरे बाप रे बाप, ये मोबाइल तो मुझे चेंज करना पड़ेगा। ये चेंज करना 20,000 रुपये आपकी पॉकेट में से खर्च करवा दिए। तो ये करते हैं वो, और आम जनता की पॉकेट में से पैसा निकाल लेते हैं। तो इसलिए हम अमीरी और गरीबी को जीरो तो नहीं कर सकते, जीरो गरीबी तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ हद तक उसको कंट्रोल कर सकते हैं, और ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। संविधान कहता है कि आप जो है इसको खत्म करें, गरीबी को मिटाएं, तो आर्थिक न्याय होता है। एक आता है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय, या हम कह सकते हैं पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस या राजनीतिक न्याय, राजनीति में न्याय, राजनीति में समानता, राजनीति से स्वतंत्रता, इसमें इसके कई अर्थ निकलते हैं। देखो, राजनीति का ये मतलब है कि देश को चलाने वाले जो राजनेता है, देश को, सिस्टम को चलाने वाले जो लोग हैं, वो अपनी पावर का इतना गलत इस्तेमाल नहीं कर लें कि आपके अधिकारों को खत्म कर दें। उससे स्वतंत्रता संविधान दिलाता है कि सिस्टम को कोई भी चलाए लेकिन आपके अधिकारों को छीन नहीं सकता, और आपके पास फंडामेंटल राइट्स हैं, और सरकार को फंडामेंटल राइट्स को लागू करना जरूरी है। मूल अधिकार जो होते हैं वो राजनीति से न्याय दिलाते हैं हमें। सरकार किसी का शोषण नहीं कर सकती। दूसरा, चुनाव लड़ने में स्वतंत्रता, मतदान में भाग लेना और चुने जाने की स्वतंत्रता। आप जो है प्रधानमंत्री बन सकते हो, आप विधायक बन सकते हो, सांसद बन सकते हो, कोई भी चुनाव लड़ सकते हो, सरपंच बन सकते हो। दैट इज पॉलिटिकल जस्टिस। और दूसरी बात, किसी भी सरकारी ऑफिस में जाकर समान रूप से अपने कार्यों को करवाना और लाभ उठाना, ये भी एक प्रकार का राजनीतिक न्याय है। तो ये 3 प्रकार के न्याय हो गए: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। और उसके बाद में आपकी स्वतंत्रताएं कितनी है? 5। लिबर्टी, स्वतंत्रता या लिबर्टी। तो स्वतंत्रता विचार की है,
और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति विचार यानी कि थॉट, अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन, और उपासना और धर्म और विश्वास, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं संविधान हमें देता है। प्रस्तावना में लिखा हुआ है ये स्वतंत्रताएं मिलेगी लोगों को। विचारों की स्वतंत्रता, थॉट, देखो थॉट आपके दिमाग में जो आते हैं उनको आप प्रकट कर सकते हो, उनको आप लिख कर, उनको बोलकर, आंदोलन करके कैसे भी प्रकट कर सकते हो। प्रकट करना अभिव्यक्ति कहलाता है, एक्सप्रेशन। आप आंदोलन करके भी प्रकट कर सकते हो, आप भूख हड़ताल करके कर सकते हो, आप लिख कर सकते हो, आप उसका वीडियो रिकॉर्ड करके आप प्रकट कर सकते हो, ये अभिव्यक्ति है। उपासना यानी कि वर्शिप, पूजा पाठ करना। तो पूजा पाठ करने का तरीका अलग अलग होता है लोगों का। कोई तिलक लगाकर पूजा पाठ करता है, कोई लेट कर दंडवत करके पूजा पाठ करता है, कोई एक टांग पर खड़ा होकर भी करता है, और कोई अपने हिसाब से कैसे भी कर सकता है। अलग अलग टाइप के स्टाइल के कपड़े पहनकर भी करते हैं लोग। तो ये होती है उपासना की स्वतंत्रता, कि कोई भी व्यक्ति अपने हिसाब से पूजा पाठ कर सकता है, ये आपकी स्वतंत्रता है। लेकिन ध्यान रहे कि आपके पूजा पाठ करने के तरीके से दूसरों को नुकसान नहीं होना चाहिए। आपकी पूजा पाठ करने के तरीके से दूसरों को शर्मिंदा नहीं होना पड़े। आपकी पूजा पाठ करने के तरीके से आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। भूतों का मेला आपने देखा होगा, आदिवासी क्षेत्रों में भूतों का मेला लगता है, उसमें पूजा पाठ करते हैं नंगी तलवारों से, नंगे बदन, शरीर के ऊपर चोटें मारते हैं। ऐसे पूजा पाठ, ऐसी उपासना का अधिकार नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता है, और उसमें लिखा है कि कोई भी व्यक्ति धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार कर सकता है, ये सारे अधिकार हैं। उपासना हो गया वर्शिप, धर्म, बिलीफ। देखो धर्म जो होता है, इस धर्म को परिवर्तन करना, धर्म को मानना, धर्म को अपनाना, ये प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है। विश्वास, फेथ, आप किसी में भी कर सकते हो। आप अपने दादा के दादा के दादा का मंदिर बनाकर उसकी पूजा कर सकते हो, मूर्ति बना सकते हो। आपके कोई भी व्यक्ति, ऐसा कोई हो सकता है, कोई आपका आदर्श हो सकता है, उसको आप पूजना चाहते हो तो उसकी मूर्ति बनाकर पूजा पाठ कर सकते हो, ये विश्वास होता है। गुजरात में नरेंद्र मोदी का मंदिर है, ये लोगों ने मंदिर बनाया और उस मंदिर में पूजा कर रहे हैं मोदी की मूर्ति की, तो ये लोगों का अधिकार। जयपुर में इंदिरा गांधी का मंदिर है, अभी हो सकता है आगे सोनिया गांधी का भी बन जाए, आगे हो सकता है राहुल गांधी का भी बन जाए। तो लोगों को विश्वास की स्वतंत्रता है, तो विश्वास की स्वतंत्रता है तो किसी प्रकार से विश्वास कर सकता है, किसी में भी कर सकता है। आने वाले टाइम में ये जो महापुरुष है वो भगवान बन जाएंगे। आज जो भी मंदिर आप देख रहे हो, एक टाइम में वो महापुरुष ही तो था, और धीरे धीरे हमारे बाद में आने वाली पीढ़ी वो इतना पूछते हैं, इतनी आस्था करते 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 उनको भगवान बना देते हैं, और फिर उसकी पूजा पाठ स्टार्ट हो जाती है। तो देश के नागरिकों को ये विश्वास का अधिकार है, एकदम सिंपल है। चलो, तो ये थे प्रस्तावना के महत्वपूर्ण शब्द, और अब इन शब्दों को हम प्रस्तावना को लिखेंगे। आप जो हेडिंग डाला है ना प्रस्तावना, उसमें आप लिखना स्टार्ट करें।